जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम रोज डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं सवेरे 6 बजे आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और जो पहले से इस चैनल में है मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे प्रिय साथियों, आप लोग जो है इसको शेयर कर दो ताकि जो है हमारी रीच सब तक पहुंच पाए। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। लेखक कहता है, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती। छात्र जीवन है, छात्र जीवन में काफी अप एंड डाउन्स आते हैं। तो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब कहा जा सकता है डिमोरलाइज हो जाएं या किसी भी प्रकार से जो है आप थकान फील करें। थकान वो होते हैं, वो थकान उनको फील होता है जो बेजार हो जाते हैं। आप तो बेजार नहीं हुए हैं, आप लोग तो सकारात्मक लोग हैं, आप लोग पॉजिटिव लोग हैं। तो बिल्कुल इसी उमंग, इसी उत्साह, इसी सजगता के साथ, इसी अडगता के साथ जो है आप अपने सत्र की शुरुआत करेंगे, मतलब आज के दिन का स्टार्ट करेंगे सत्र को। और एक मैं रोज बात बोलता हूँ कि आज प्लान करोगे और कल के लिए जो है उस प्लानिंग को पूरा जान झोंक देना है। प्लानिंग करना ना भूलें। चलिए अपना जो है सत्र हम स्टार्ट करते हैं। जो कि लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, क्या था, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है, तो किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने जीता है, तो इनका नाम था रिगोबर्टा मिंचू तुम। आंसर किन्होंने दिया है, तो रोशनी देवंगन ने दिया। वेरी गुड रोशनी। फिर उसके बाद है थैंक यू सर जी, रेखा खूंटे। रेखा ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, सही आंसर दिया है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद शशि टंडन, शशि टंडन ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, पुरस्कार विजेता गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। ठीक, वेरी गुड। फिर उसके बाद है 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ग्वाटेमाला में मानवाधिकार कार्यकर्ता, नारीवाद, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर देना है। वेरी गुड, क्या बात है सूर्या, ऑल द बेस्ट सूर्या, वेरी गुड। शेयर करना बाबू रे है। चलो, उसके बाद है कारगिल विजय दिवस। आज के दिन मनाया जाता है 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था 26 जुलाई के दिन, और उन्हीं शहीदों की याद में जो आज के दिन मनाया जाता है वो कौन सा है, तो आपका कारगिल दिवस के रूप में। जैसे कि मैंने बताया 1999 के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय नौसेना सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कारगिल युद्ध किस लिए हुआ था, तो 1998 में जो वहाँ आपके राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ, बेसिकली कारगिल वाले क्षेत्र में जो है अपने घुसपैठिए भेज दिए थे, और हमारे भारत के वीर जवान योद्धा जो है उन लोग को परास्त करके, उन लोग को ध्वस्त करके साबित कर दिया कि भारत माता के जो सपूत होते हैं उनमें जो ताकत होती है वो किसी में नहीं होती है। तो भारत माता की जय जरूर कमेंट जो है आप किसमें किया, कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, चलो अब जो है करंट अफेयर के वो चलते हैं, रुख मोड़ते हैं। तो 2000 क्या है, सॉरी, कौन सी राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025 में शिक्षा छात्रवृत्ति योजना पर 215 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार गत वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपने जितने भी वहाँ के युवा वर्ग हैं उन पे काफी खर्च कर रही है। हर राज्य को ये अपनाना चाहिए। 215 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है बजट का प्रावधान रखा है, वो उन बच्चों के लिए जो बेसिकली पढ़ाई के या शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं। जैसे देख सकते हैं इनका अलग अलग क्राइटेरिया है। छात्रों को पारिवारिक आय के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे E1 है, E2 है। E1 में 8 लाख रुपए से कम वाले लोग को है, E2 में 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के प्रति वर्ष के बीच का है, E3, ऐसे क्राइटेरिया बांट के उन लोग को छात्रवृत्ति आवंटित की जाएगी और उनके लिए बेहतरी की जाएगी। बहुत अच्छी ये पहल है राजस्थान सरकार के द्वारा। इंग्लिश मीडियम वाले इससे देख सकते हैं। नई यूरोपीय आयोग में आयुक्त के रूप में कौन जारी रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या नाम है इनका, वोप के हो एक्स्ट्रा। ठीक है, यूरोपीय संघ में काफी उथल पुथल चल रही है, लेकिन पहले से ये सदस्य रहे हैं और इनको जो है क्या रहे, ये आयुक्त रहेंगे आयोग के। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको पर्सनालिटी, क्या नाम है इनका, वोप के हो एक्स्ट्रा। ठीक है, हो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ये, तो नाम भी इनका बहुत खतरनाक एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो, किस अफ्रीकी देश ने जलवायु परिवर्तन विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया निर्धारित करना है, इसे शासन के अनुकूल
और अनुकूलन आपके जिसमें समन और अनुकूलन क्रियाएं शामिल है। तो मेरे साथियों, दक्षिण अफ्रीका ने इसमें जो है पहल की है जलवायु परिवर्तन में। ये जो है आपका विधेयक पर हस्ताक्षर किया वहाँ की सरकार ने। जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा जो है आपका जरूरी है। जलवायु परिवर्तन में ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफी गर्मी भी बढ़ रही है, और लोग जो पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसपास जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च किए जा रहे हैं, उससे पेड़ पौधे और जंगलों का कटाव बहुत हो रहा है, जिससे जो है बहुत ही नुकसान होने वाला है भविष्य में। तो राष्ट्रपति क्या नाम है इनका? राष्ट्रपति का नाम है इनके सिरिल रामाफोसा। इन्होंने ये पहल अपने मतलब संसद में की है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? जो नागरिकों को 58 विदेशी गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करना है। मतलब 58 गंतव्य इन द सेंस कि 58 देशों में वीजा मुक्त जा सकते हैं भारत के। लेकिन भारत का रैंकिंग जो है वो कितना है? 82 रैंक है। कितना है? 82 रैंक है भारत का जो रैंकिंग है। अगर हम बात करें सबसे सुपीरियर देश जहाँ की जो है आपका पासपोर्ट सबसे बेहतरीन है, वो है आपका सिंगापुर। सिंगापुर में 195 देश के लोग जहाँ की वीजा मुक्त रह सकते हैं। वैसे ही अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, ठीक है, क्या है, लक्समबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, स्वीडन हो गया, ये तीसरे स्थान पे है। पासपोर्ट 151 देशों को जो है यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा। और भारत में कितने हैं? तो 58 विदेशी गंतव्यों को वीजा मुक्त प्राप्त, मतलब उन लोग को अनुमति दी गई। ठीक है, 58 देश कैसे लोग हैं जो वीजा मुक्त रह सकते हैं। नवगठित कोरियाई अंतरिक्ष और वैमानिक एजेंसी का नाम बताइए, जिसने अंतरिक्ष उद्योग के लिए 3 औद्योगिक पार्क बनाने के लिए 380.8 मिलियन वॉन खर्च किए। बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि कोरिया का जो आपका कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा कासा जो है वो भी अपने अंतरिक्ष जितने भी योजनाएं हैं वो परिपक्व करने के लिए कितना 380.8 मिलियन बोल रहा हूँ मैं, बिलियन रुपए खर्च किए हैं, जिससे कि उनका अंतरिक्ष की जितनी भी मतलब क्रियाएं हैं वो अच्छे तरीके से संचालित की जा सकती है। देख सकते हो कितना अच्छा खर्च किया इन्होंने। गठन 27 मई 2024 हुआ था। कासा का सरकारी संगठन है। ये मुख्यालय साचेओन दक्षिण कोरिया में है और अध्यक्ष यू ये ओंग बीन है। ठीक है, नाम 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2030 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए किस देश की मेजबानी को मंजूरी दी है? तो पैरा ओलंपिक और आपका क्या बोला मैंने कि शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो फ्रांस में होगा। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न सीधा सीधा पूछता है। ठीक है, कहाँ होगा? फ्रांस में होगा पैरा ओलंपिक और आपका शीतकालीन ओलंपिक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो 23 जून 1894 में इसका गठन हुआ था। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष थॉमस बाक है। महानिदेशक क्रिस्टिफो डे केपर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला प्रश्न है उस ब्रिटिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने घोषणा की है कि वह पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो किसने किया है? तो एंडी मरे। एंडी मरे कौन हमारे? एंडी मरे। ठीक है, तो एंडी मरे जी ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। 37 वर्षीय खिलाड़ी है। जैसे कि राफेल नडाल अभी वर्तमान में 38 वर्षीय खिलाड़ी हैं और वो काफी जूझ रहे हैं, काफी बड़े चैंपियन रहे हैं। वैसे एंडी मरे भी लॉन्ग टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन पेरिस ओलंपिक के बाद जो है कहा है कि मैं संन्यास ले लूंगा। ठीक है, कहानी पीडीएफ में पढ़ते रहिएगा। अगला है 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान मतलब आईसीएमआई के का नया अध्यक्ष वर्तमान में किसको बनाया गया है? ठीक है, तो क्या कौन है ये? पहले ये पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। तो विभूति भूषण नायक जी को, किनको? विभूति भूषण नायक जी को क्या बनाया गया है? इसके आपके संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सम्मान पूर्वक। ठीक है, सर्वसम्मति के साथ। ये रहे विभूति, आपका क्या नाम है? विभूति भूषण नायक जी 2024-25 के लिए ये लेखाकार संस्थान का नया अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की बात करें तो 28 मई 1959 को इसका गठन हुआ था। सीएम कौशिक बनर्जी इसके सचिव है। मूल संगठन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। फटाफट देखें कि फेडरल बैंक में नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, तो कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। ठीक है, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम जी को जो है क्या बनाया गया है? इसके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई के कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है,
अगर फेडरल बैंक की बात करें तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। केपी हॉर्सिम जो है, हॉर्मिस जो है, इसके संस्थापक है। मुख्यालय केरल भारत में है। एमडी और सीईओ कौन है? सुशांत श्रीनिवासन। ठीक है, अभी वर्तमान में, लेकिन कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम जो है इनका स्थान ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक के विजेता का नाम बताइए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। तो आंसर मैं तो बताऊं, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोग प्रॉपर कंसिस्टेंट रहे, डेली अपडेट्स को आप अपने पास संजो के रखें। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब करके सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।